नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये राज्य बेशक हाल ही में बना हो, पर इसकी कहानी तो सदियों पुरानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे यशवंत सिंह कठोच जी की किताबें और दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेज, उनसे हम जानेंगे कि भाई इस इलाके को इसके अलग अलग नाम कैसे मिले, कौन सी ताकतें यहाँ रहीं और कैसे आज का उत्तराखंड बना। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर। बिल्कुल। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें भूगोल, संस्कृति और बाहरी शक्तियों का भी बहुत गहरा असर दिखता है। हम कोशिश करेंगे कि प्राचीन काल से शुरू करके फिर राजवंशों के दौर से गुजरते हुए ब्रिटिश काल और टिहरी रियासत तक की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। बढ़िया। तो सबसे पहले बात करते हैं नामों की। देवभूमि, ये नाम तो मतलब सबसे ज्यादा मशहूर है और इसका जिक्र ऋग्वेद तक में मिलता है। ये नाम सुनते ही एक पवित्रता का एहसास होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये अकेला नाम नहीं है। आप देखें तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसे उत्तर कुरु कहा गया है, जो शायद यहाँ के प्राचीन निवासियों की तरफ इशारा करता है। फिर बौद्ध साहित्य में इसे हिमवंत कहा गया, बर्फ का घर, जो कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प शायद स्कंद पुराण का विभाजन है। गढ़वाल के लिए केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड, जिसे बाद के कुछ ग्रंथों में खस देश भी कहा गया है। तो ये नाम सिर्फ भौगोलिक नहीं है, ये गहरी सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़े हैं। अच्छा, कुछ शिलालेखों में भी बड़े अनोखे नाम मिलते हैं ना, जैसे वो गोपेश्वर वाला त्रिशूल अभिलेख, उसमें इस इलाके को रुद्र महाहिमालय कहा गया है। जी हाँ। और उसी में राजा गुहनाग का जिक्र है और अशोक चल के हमले की जानकारी भी। और वो एक अजीब सी लिपि, शंख लिपि, उसका भी प्रयोग मिलता है। बिल्कुल सही, शंख लिपि, या उसे दक्षिण ब्राह्मी भी कहते हैं। और देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसे कृत्रपुर या कर्तरीपुर कहा गया है। अच्छा, कर्तरपुर। जो शायद कुनिंद या फिर कत्यूरियों के शुरुआती राज्य की तरफ इशारा करता है। फिर आप लखामंडल शिलालेख देखें तो उसमें सिंगपुर नाम मिलता है। ये जो अलग अलग नाम है ना, ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग समय में अलग अलग शासकों या साम्राज्यों ने इस क्षेत्र को देखा और पहचाना। सही बात है। अच्छा, यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदों की बात करें तो इस पर इतिहासकारों में थोड़ी अलग अलग राय है ना? कुछ मतभेद तो हैं। जैसे शिव प्रसाद डबराल चारण जी मानते हैं कि कोल सबसे प्राचीन थे, जिन्हें वो मुंड या शबर भी कहते हैं। उनकी एक खास सामाजिक व्यवस्था थी, कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा, ये क्या थी? ये शायद एक तरह का युवागृह या सामुदायिक भवन जैसा कुछ होता था, जहां अविवाहित लड़के लड़कियां रहते थे। खैर, वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वान मानते हैं कि किरात जनजाति सबसे पुरानी है, जिन्हें प्राचीन साहित्य में भिल भी कहा गया है। और आज की जो थारू और राजी जनजातियां हैं, वो खुद को इन्हीं का वंशज मानती हैं। अच्छा, और खस जाति का भी तो बहुत जिक्र आता है। खस भी बहुत महत्वपूर्ण थे। माना जाता है कि जब आर्य मध्य एशिया से आए तो उसके बाद खस लोग पहाड़ों में और ऊंचाई की तरफ चले गए। वृहत संहिता जैसे ग्रंथों में उन्हें तंगण कहा गया है। तंगण जी। और उनकी कुछ अपनी सामाजिक प्रथाएं थीं, जैसे घर जमाई रखने की प्रथा, या टेकुआ, मतलब जब कोई विधवा अपने पति के भाई से शादी कर लेती थी, और झटेला, यानी पिछली शादी से हुई संतान। ये प्रथाएं उनके उस समय के सामाजिक ताने बाने को दर्शाती हैं। तो इन शुरुआती समुदायों के बाद पहली कोई राजनीतिक शक्ति कौन सी उभरी यहाँ? वो थे कुनिंद। इनके बारे में हमें ज्यादातर जानकारी इनके सिक्कों से मिलती है। सबसे ताकतवर राजा अमोघ भूति लगते हैं। उन्होंने महाराजा की उपाधि भी ली थी और चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिन पर ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लेख हैं। अच्छा। इन सिक्कों पर एक शब्द मिलता है, कदस, जिसका मतलब शायद शासक रहा होगा, या हो सकता है उनके गणराज्य का नाम हो। और पुरोला में जो यज्ञ वेदिका मिली हैं, वो भी इनके शासन की पुष्टि करती है। और महाभारत में भी तो राजा सुबाहु का जिक्र है, वो कुनिंद थे। जी हाँ, राजा सुबाहु का जिक्र आता है। उनकी राजधानी श्रीनगर बताई गई है, और ये भी कि उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। कुछ स्रोत अवश्य राजधानी कालसी भी बताते हैं, जिसका पुराना नाम कालकूट था। कुनिंदों के अलग अलग तरह के सिक्के मिले हैं, अमोघ भूति के नाम वाले, फिर छत्रेश्वर प्रकार के, जो शायद भगवान शिव को समर्पित थे। शिव को? अच्छा।
और अल्मोड़ा प्रकार के भी। तो ये सिक्के बताते हैं कि उनका शासन काफी फैला हुआ और व्यवस्थित था। तो कुनिंदों के बाद कौन आए? उनके बाद हमें पौरव राजवंश का पता चलता है। राजधानी थी ब्रह्मपुर। इसकी जानकारी हमें मिलती है तालेश्वर से मिले तांबे के पत्रों से। ये राजा ध्रुतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के हैं, और मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने भी 7वीं सदी में ब्रह्मपुर का जिक्र किया है। ओह, हुएनसांग ने भी। और इन तालेश्वर ताम्रपत्रों में और क्या खास जानकारी मिलती है? उनमें राज्य को पर्वताकार राज्य कहा गया है, जो यहाँ के भूगोल को बिल्कुल सही दिखाता है। और सबसे दिलचस्प है भूमि नापने की इकाइयां: खारीवापन, द्रोणावापन, कुल्यवापन। कारीवापन, द्रोणावापन? हाँ, ये उस समय की विकसित राजस्व प्रणाली का सबूत है। साथ ही कुछ प्रशासनिक पद भी मिलते हैं, जैसे सूपकारपति यानी रसोइयों का प्रमुख, और खंडपति यानी वन या खनिज विभाग का प्रमुख। ये सब एक संगठित प्रशासन की ओर इशारा करते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड के पहले ऐतिहासिक राजवंश पर, कत्यूरी। इनके समय को तो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। बिल्कुल सही। कत्यूरी राजवंश, इसकी स्थापना बसंत देव ने की थी, जैसा बागेश्वर शिलालेख में मिलता है। वैसे कत्यूरी नाम इतिहासकार एटकिंसन ने दिया था। अभिलेखों में इनकी राजधानी का नाम कार्तिकेयपुर मिलता है। कार्तिकेयपुर? ये जोशीमठ के पास था? हाँ, जोशीमठ के पास। बाद में राजधानी कत्यूर घाटी यानी बैजनाथ में भी रही। इनकी राजभाषा संस्कृत थी, लेकिन आम लोग शायद पाली या प्राकृत बोलते होंगे। और इनके जो अभिलेख मिले हैं उनमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। अच्छा, कुटिला लिपि। और इनकी वास्तुकला की क्या खासियत थी जिसके लिए ये इतने मशहूर हैं? देखिए, उन्होंने मंदिर बनाने की खास शैलियां विकसित की। कुछ मंदिर छत्रयुक्त थे, जिनमें पत्थर और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल होता था, और दूसरे थे शिखर युक्त, जो पूरी तरह पत्थर के बनते थे, जैसे केदारनाथ मंदिर का जो अभी का स्वरूप है। ओह, केदारनाथ मंदिर? जी। और जागेश्वर के भी कई मंदिर कत्यूरी राजाओं ने बनवाए, खासकर शालिवाहन देव ने। प्रशासन भी काफी व्यवस्थित था इनका। राजा के नीचे कुमार मात्य यानी युवराज होते थे। फिर भूमि अधिकारी थे, जैसे प्रभुतार, क्षेत्रपाल, और गांव की इकाई को पल्लिका कहते थे, जिसका मुखिया महत्तम कहलाता था। ये सब एक मजबूत राज्य व्यवस्था को दिखाता है। तो कत्यूरियों के बाद फिर कुमाऊं में चंद वंश का उदय हुआ। इनके बारे में क्या खास है? चंद वंश, हाँ, इसकी स्थापना सोमचंद ने की। कहते हैं वो इलाहाबाद के पास झोंसी से आए थे। उन्होंने चंपावत में राजबुंगा किला बनवाया और स्थानीय सरदारों को साथ लेकर 4 आल व्यवस्था शुरू की। 4 आल? ये क्या था? इसमें कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी जैसे जो उस समय के प्रभावशाली स्थानीय समूह थे, उनको शामिल किया गया। ये एक तरह से उनकी सत्ता को मजबूत करने का तरीका था। इनका राज चिन्ह गाय था। अच्छा, सोमचंद के बाद कौन महत्वपूर्ण राजा हुए? देखिए, बीच में कई राजा हुए और कुछ समय ऐसा भी आया जब खसों का प्रभाव बढ़ गया था। हाँ। फिर थोहर चंद या वीर चंद ने सत्ता को फिर से मजबूत किया, इसलिए कुछ लोग उन्हें ही वास्तविक संस्थापक मानते हैं। एक महत्वपूर्ण राजा थे भारती चंद। वो पहले स्वतंत्र शासक बने। उन्होंने डोटी यानी नेपाल को टैक्स देना बंद कर दिया और उनसे 12 साल तक युद्ध भी चला। 12 साल? हाँ, और कहा जाता है कि इसी युद्ध के दौरान सैनिकों और स्थानीय महिलाओं से नायक जाति की उत्पत्ति हुई। अच्छा। और राजधानी अल्मोड़ा कौन ले गया? वो थे बालोक कल्याण चंद। हाँ। वैसे कोशिश उनके पिता भीष्मचंद ने भी की थी। हाँ। और अल्मोड़ा में खगमरा किला बनवाया था। अच्छा। पर उनकी हत्या हो गई थी, तो बालोक कल्याण चंद ने राजधानी अल्मोड़ा में स्थापित की और वहां लाल मंडी किला बनवाया, जिसे फोर्ट मोहरा भी कहते हैं। लाल मंडी किला। और मुगल बादशाह अकबर के समय कौन चंद राजा थे? वो थे रुद्रचंद। वो अकबर से लाहौर में मिले भी थे। अच्छा। और तराई का जो 84 माल परगना था, जो उनसे छिन गया था, वो उन्होंने वापस हासिल किया। रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर बसाया। और वो खुद भी काफी विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भी लिखे। अच्छा, विद्वान भी थे। और एक लक्ष्मी चंद थे, उन्हें लकूली बिरली क्यों कहते थे? हाँ, लक्ष्मी चंद। लकूली बिरली मतलब भीगी बिल्ली। ऐसा शायद इसलिए कहते थे क्योंकि वो गढ़वाल के राजा मानशाह से कई बार युद्ध में हारे थे। लेकिन उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, न्याय के लिए न्युआली और बिष्टाली नाम की कचहरियां बनाई। और कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं? वो जगत चंद के समय को कहा जाता है।
उन्होंने राज्य की आय बढ़ाने के लिए जुआरियों पर भी टैक्स लगाया था और गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर तक को लूट लिया था। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन उनकी मौत चेचक से हो गई और उनके बाद पतन शुरू हो गया। एक राजा हुए देवीचंद, उन्हें तो फिजूल खर्ची के कारण कुमाऊं का तुगलक तक कहा गया। कुमाऊं का तुगलक। वाह। तो चंदवंश का अंत कैसे हुआ फिर? देखिए, आंतरिक कलह बहुत बढ़ गई थी, शासक भी कमजोर होते गए। अंतिम राजा थे महेंद्र चंद और कहते हैं कि हर्षदेव जोशी, जो खुद एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने गोरखाओं को कुमाऊं पर हमला करने का न्योता दिया और 1790 में गोरखाओं ने महेंद्र चंद को हराकर कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। चंदों के समय एक बड़ा जटिल टैक्स सिस्टम था, 36 रकम 32 कलम। इसे बाद में गोरखाओं ने खत्म कर दिया। अच्छा, तो ये तो हुई कुमाऊं की बात। अब गढ़वाल की तरफ देखें तो वहां परमार या पवार वंश ने बहुत लंबे समय तक राज किया। जी हाँ, पवार वंश। कहते हैं कनकपाल ने इसकी स्थापना की थी, जो गुजरात के धार से आए थे। हाँ, लेकिन इस वंश के किस राजा ने गढ़वाल को एक किया? वो जो 52 गढ़ों वाली बात है। हाँ, वो थे 37वें राजा अजयपाल। उन्होंने उस समय के जो 52 छोटे छोटे गढ़ थे, मतलब किले थे, उनको जीता और पूरे इलाके को एक किया। इसीलिए इसे गढ़वाल कहा जाने लगा और अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं। गढ़वाल का अशोक? जी। इन्होंने ही राजधानी पहले देवलगढ़ और फिर श्रीनगर बनाई। और उन्होंने सरोला ब्राह्मण व्यवस्था भी शुरू की, जिसमें कुछ खास ब्राह्मण परिवारों को ही रसोई बनाने का विशेष अधिकार दिया गया था। अच्छा, और शाह की उपाधि ये सबसे पहले किसने लगाई? वो थे बलभद्र शाह। माना जाता है कि दिल्ली के लोधी सुल्तानों ने उन्हें ये उपाधि दी थी। फिर मानशाह भी महत्वपूर्ण राजा हुए। उनके दरबारी कवि थे भरत, जिन्होंने मानोदय काव्य लिखा। शामशाह का जिक्र जहांगीरनामा में भी मिलता है। महीपति शाह और रानी कर्णावती की कहानी भी तो बहुत मशहूर है, वो नाक काटने वाली। बिल्कुल। महीपति शाह बड़े शक्तिशाली और स्वाभिमानी राजा थे। मुगल इतिहासकार उन्हें अखंड राजा कहते थे। उनके सेनापति माधो सिंह भंडारी भी बहुत प्रसिद्ध हुए। महीपति शाह की युद्ध में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी कर्णावती ने शासन संभाला और जब मुगल सेना ने हमला किया तो उन्होंने न सिर्फ उन्हें हराया, बल्कि कहते हैं पकड़े गए सैनिकों की नाक कटवा दी। सच में? जी हाँ, इसी वजह से उन्हें नाक कटी रानी कहा जाता है। वाकई कमाल की शख्सियत रही होंगी। वाह, गजब। और गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? वो फतेहपति शाह के काल को मानते हैं। उनके समय कला और साहित्य का काफी विकास हुआ। उन्होंने सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भंगाणी का युद्ध भी लड़ा था। हालांकि बाद में उनके संबंध सुधर गए और उन्होंने गुरु राम राय जी को देहरादून में गांव दान दिए, जहां आज झंडा साहिब है। अच्छा, फिर पंवार वंश का पतन कैसे हुआ? देखिए, ललित शाह ने कुमाऊं को जीता और अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को वहां का राजा बना दिया, लेकिन उनकी मौत मलेरिया से हो गई। इसके बाद उनके बेटों जयकीर्ति शाह, जो गढ़वाल में थे, और प्रद्युम्न शाह, जो कुमाऊं में थे, के बीच संघर्ष चला। अंत में प्रद्युम्न शाह दोनों राज्यों के राजा बने। लेकिन जैसा हमने बात की, 1790 में गोरखा कुमाऊं जीत चुके थे। उन्होंने गढ़वाल पर भी हमला किया और 1804 में देहरादून के पास खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा का युद्ध? हाँ, उसी युद्ध में प्रद्युम्न शाह लड़ते हुए मारे गए और इस तरह गढ़वाल पर भी गोरखाओं का राज हो गया। तो दोनों जगह गोरखा राज। और ये गोरखा शासन कैसा था? इसे गोरख्याणी कहते हैं और काफी कठोर बताते हैं लोग। हाँ, गोरखाणी का दौर आम जनता के लिए वाकई काफी मुश्किलों भरा था। कुमाऊं में तो उन्होंने सूबेदारों के जरिए राज किया, जबकि गढ़वाल में सीधा सैन्य शासन था। और न्याय व्यवस्था तो बहुत ही अजीब थी। दिव्य परीक्षाएं होती थी। दिव्य परीक्षाएं मतलब? मतलब जैसे गोला दीप, इसमें गरम लोहे का गोला उठाना पड़ता था, या कड़ाही दीप, उबलते तेल में हाथ डालना पड़ता था। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई? हाँ, सोचिए कितना भयानक रहा होगा। दोषी है या नहीं ये ऐसे तय होता था। उफ। और उन्होंने टैक्स भी बहुत लगाए थे। हाँ, कई तरह के नए टैक्स लगाए, जैसे पूंगड़ी जमीन पर, टीका भेंट, नजराना या सलामी, टांगकर बुनकरों पर, मझारी शिल्पकारों पर। फिर रहता बता जैसे टैक्स भी थे। अगर कोई संपत्ति छुपाता था या गांव छोड़कर भाग जाता था तो उस पर भी टैक्स। उनकी ये जो विस्तारवादी नीति थी वो आखिर में अंग्रेजों से टकराई और 1814-16 में आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ। देहरादून के पास खलंगा किले की लड़ाई बहुत मशहूर है। हाँ, खलंगा। जी, जहां गोरखाओं ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी,
लेकिन अंततः अंग्रेज जीते और 1816 की सुगौली की संधि हुई, जिससे उत्तराखंड में गोरखा राज खत्म हो गया। तो गोरखाओं के जाने के बाद क्या हुआ? वो प्रद्युम्न शाह के बेटे का क्या हुआ? हाँ, प्रद्युम्न शाह के बेटे थे सुदर्शन शाह। उन्होंने अंग्रेजों की मदद ली थी गोरखाओं को हटाने के लिए। तो संधि के तहत कुमाऊं और पूर्वी गढ़वाल का हिस्सा तो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, लेकिन पश्चिमी गढ़वाल मतलब टिहरी वाला इलाका वो सुदर्शन शाह को लौटा दिया। उन्होंने 1815 में टिहरी को अपनी राजधानी बनाया और इस तरह टिहरी रियासत की नींव रखी। उन्होंने सभासार नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। अच्छा, सभासार। और टिहरी रियासत के और कौन से प्रमुख राजा हुए हैं? उनके बाद प्रताप शाह हुए, जिन्होंने प्रतापनगर बसाया और अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। फिर कीर्ति शाह बहुत प्रगतिशील राजा माने जाते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि भी दी थी। सर कीर्ति शाह? जी, उन्होंने कीर्तिनगर बसाया, टिहरी में बिजली, अस्पताल, प्रिंटिंग प्रेस जैसी आधुनिक सुविधाएं लाए और स्वामी रामतीर्थ के संरक्षक भी रहे। फिर नरेंद्र शाह ने नरेंद्रनगर बसाया और राजधानी वहां ले गए। लेकिन हाँ, उनके समय में ही 1930 का वो दुखद तिलाड़ी कांड हुआ, जिसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ओ हाँ, तिलाड़ी कांड। और 1944 में श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल से शहादत हुई। वो टिहरी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। हाँ, श्रीदेव सुमन। आजादी के बाद राजा मानवेंद्र शाह के समय 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया। तो टिहरी रियासत भारत में मिल गई, और वो हिस्सा जो अंग्रेजों ने अपने पास रखा था उसका क्या हुआ? ब्रिटिश कुमाई? हाँ, उसे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी बनाया गया था। पहले कमिश्नर गार्डनर थे, लेकिन असली संस्थापक जॉर्ज विलियम ट्रेल को माना जाता है। उन्होंने 80 साला बंदोबस्त किया, प्रशासन सुधारा और पटवारी का पद भी उन्हीं की देन है। पटवारी का पद? अच्छा जी। फिर बेटन का समय कमिश्नरी का स्वर्ण काल कहलाता है। और हेनरी रैमजे तो इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उन्हें कुमाऊं का बिना ताज वाला बादशाह या कुमाऊं का राजा तक कहा जाने लगा। उन्होंने 1857 के विद्रोह को यहाँ फैलने नहीं दिया और जंगलों के प्रबंधन पर भी काफी काम किया। और पहला वैज्ञानिक भूमि बंदोबस्त बेकेट ने किया था। तो ये थी उत्तराखंड के इतिहास की एक लंबी और काफी उतार चढ़ाव भरी यात्रा। नामों की उत्पत्ति से लेकर राजवंशों के बनने बिगड़ने, फिर गोरखाओं के आने जाने, टिहरी रियासत के बनने और ब्रिटिश राज से होते हुए आजादी तक, कितना कुछ हुआ वाकई। और इस पूरी कहानी को देखते हुए एक सवाल मन में आता है ना, कि सदियों के इन संघर्षों, शासकों के आने जाने, लोगों के पहाड़ों में बसने और संस्कृतियों के मिलने जुलने से जो पहचान बनी है, क्या वो पहचान गढ़वाल और कुमाऊं में एक जैसी है या उसमें कुछ फर्क है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इस क्षेत्र का जो अनोखा भूगोल है, ये ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, अलग-अलग नदियां, इसने कैसे इन दोनों इलाकों के इतिहास को अपनी अपनी खास दिशा दी होगी? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें इस इतिहास को शायद और गहराई से समझने के लिए उकसाते हैं।